बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट कंसल्टेंट मेडिकल स्पेशलिस्ट डॉक्टर तनवीर अरशद चौधरी। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हेल्थ स्पेशल ऑन स्पेशल टीवी। सुनते कानों देखती आंखों को डॉक्टर तनवीर अरशद चौधरी का सलाम मोहब्बत। जैसे कि हमारी तमाम ऑडियंस जानती है, हमें सुनने वाले, हमें देखने वाले वो ये जानते हैं कि हमने डेली बेसिस पे वो बातें की हैं जो कौम की ज़रूरत भी है और जो दुनिया में हमारे व्यूअर्स जो हैं वो इन बातों को सुनना भी चाहते हैं। हमारे इस प्रोग्राम की खूबी ये है कि हम इसके अंदर बेस्ड ऑन साइंस गुफ्तगू करते हैं, एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस को प्रमोट करते हैं, साइंटिफिक बेस्ड के अंदर गुफ्तगू करते हैं। कोई भी ऐसी बात नहीं करते जिससे हम पेशेंट को एक ऐसी होप दिलवाएं कि जिसका कोई रियलिटी से कोई लिंक ना हो और वो सारी मिथ्स हों। हम कोशिश करते हैं कि आपके उठाए गए सवालात को अपने प्रोग्राम का हिस्सा बनाएं और डिफरेंट एंगल्स के साथ वही सवाल अपने एक्सपर्ट के सामने रखें और उनका जो जवाब है वो बेस्ड ऑन साइंस जो है वो लेके आप लोगों तक डिलीवर करें, ताकि आप लोगों की ज़िंदगी में आसानी पैदा की जा सके। आज का हमारा जो प्रोग्राम होगा, इस पर हम बात करेंगे कि आज के दौर के अंदर बढ़ती हुई अदम बर्दाश्त, फिर लोगों के अंदर लड़ाई झगड़े तनाव खिंचाव, फिर लोगों के अंदर अपने के अंदर किसी तरह की कोई मोहब्बत ना रहना, रवादारी का दौर ख़त्म हो जाना, लोगों के अंदर ये जिद्दत के साथ हिद्दत क्यों आती चली जा रही है। फिर इसके साथ हम ये देखते हैं डिप्रेशन है, एंजाइटी है, बीपी का शूट कर जाना, छोटी छोटी बातों पे मरने मराने तक पहुंच जाना, इवन कि अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने के लिए लोग सुसाइड की अटैम्प्ट करना शुरू कर देते हैं और ज़िंदगी से इतने मायूस हो चुके होते हैं कि वो ये समझते हैं कि यही वो लम्हा है जहां मुझे अपने आप को ख़त्म करना है। लेकिन हम बीइंग अ प्रोफेशनल समझते हैं कि यही वो वक्त है जहां पे हमने आपको वापस ज़िंदगी की तरफ लाना है। तो इन सारे मौज़ूआत पर मुदल्लल बेस्ड ऑन साइंस गुफ्तगू करने के लिए आज मैंने अपने स्टूडियो में जिस मोस्ट पॉपुलर, मोस्ट फेमस, मोस्ट एक्सपीरियंस और मोस्ट यंगेस्ट शख्सियत को दावत दे रखी है। मेरे साथ स्टूडियो में तशरीफ़ रखती हैं डॉक्टर उम्मे रुबाब काज़मी। किसी तारफ़ की मोहताज नहीं है, हमारे नफ्सियात हैं और डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़, फिर उसके साथ एक अपना एक्सपोजर लिए हुए, प्रैक्टिस का भी एक तजर्बा लिए हुए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, वेलकम टू द शो। थैंक यू। डॉक्टर साहब, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपकी पर्सनैलिटी से तो हम वाकिफ़ हैं ही और हमारी व्यूअरशिप भी जानती है। डॉक्टर साहब, मेरा आपके साथ जब भी कोई प्रोग्राम करने का मेरा ये मूड बनता है या मैं सोचता हूँ, तो मेरे जहन में मल्टीपल क्वेश्चंस होते हैं। आज के दौर का जो पहला क्वेश्चन है कि घरेलू जो लड़ाई झगड़े होते हैं, इनको कम करने का बेहतरीन फार्मूला क्या है? उसका अगर बेहतरीन फॉर्मूला देखें तो आप घर वालों को 5 मिनट टाइम देना शुरू कर दें। ठीक है। हमारे यहाँ इशू यही आ रहा है कि लोग टाइम नहीं देते। हस्बैंड एंड वाइफ हैं, बच्चे हैं, वालिदैन हैं, उनके पास टाइम नहीं है। हर कोई अपनी लाइफ में बिजी है। तो अगर आप दिन के 5 मिनट भी निकालना शुरू कर दें जिसमें आप उनको क्वालिटी टाइम दे रहे हैं, वो 5 मिनट सिर्फ उन्हीं के लिए हैं। ये नहीं कि साथ आप अपना कोई मोबाइल यूज कर रहे हैं, अपने काम में बिजी हैं। बच्चों से पूछें क्या कर रहे हैं, कैसी रूटीन रही, आज का दिन कैसा गुजरा। या अगर हस्बैंड एंड वाइफ भी हैं तो पूछें, खातून खाना से पूछें आज का दिन कैसा गुजरा, या खातून खाना अपने हस्बैंड से पूछें। तो 5 मिनट अगर आप टाइम देना शुरू कर देंगे तो आधे से ज्यादा मसाइल आपके खत्म हो जाएंगे। डॉक्टर साहब, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि गुड लिसनर या गुड स्पीकर, दोनों में अगर आप चूज करें तो किसको करेंगे? गुड लिसनर को, जो सुने आपको सही तरीके जो सुने। क्योंकि हमारे यहाँ बहुत से मसाइल ऐसे होते हैं कि लोग बता नहीं पाते, कोई मौजूद नहीं है, तन्हा फील करती हैं कि जी आपकी लाइफ में ऐसा कोई पर्सन नहीं है जो आपको सुन सके। तो वो एक कान होना चाहिए, एक सुनने वाला पर्सन होना चाहिए जो विदाउट जजमेंट आपको सुने। ठीक है। डॉक्टर साहब, चूंकि आप यूनिवर्सिटीज़ के साथ भी अटैच रहती हैं, तो स्टूडेंट के डिप्रेशन को कम करने का आसान तरीका क्या होगा? अच्छा, अगर उनको स्टडी स्किल सिखा दी जाएं, क्योंकि ज़्यादातर जो मसाइल आ रही हैं वो एकेडमिक प्रेशर की वजह से आ रही हैं। असाइनमेंट्स का लोड है, एग्जाम्स का लोड है, समझ नहीं आ रही, टाइम मैनेज नहीं हो रहा। तो स्टडी स्किल सिखाएं, टाइम मैनेजमेंट सिखाएं तो बहुत आसानी हो सकती है। ठीक है। अच्छा, दूसरा डॉक्टर साहब, हम ये देखते हैं कि लोग छोटी छोटी बातों पे मरने मराने तक पहुंच जाते हैं, इवन कि अपनी जिंदगियां खत्म करने का सोचने लग जाते हैं। इस सोच में तब्दीली कैसे मुमकिन है? सबसे पहले तो जो मनफी सोचें हैं उनको आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है कि किस तरह की सोच है। फिर उसको चैलेंज किया जाता है। मनफी सोचें, जैसे हम सीबीटी यूजुअली यूज़ करते हैं, तो उसमें कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग की जाती है। आप मनफी सोचों को चैलेंज कर रहे हैं, उन सोचों का एविडेंस मांग रहे हैं। अगर कोई कह रहा है कि जी
मैं फेल हो ही जाऊंगा, स्टूडेंट कह रहा है मैं फेल हो जाऊंगा, तो उसे पूछते हैं इस चीज की क्या गारंटी है, इस चीज का क्या एविडेंस तुम्हारे पास है कि तुम फेल हो जाओगे, अभी एग्जाम में टाइम पड़ा है, कैसे आप कह सकते हैं कि आप फेल हो जाएंगे। तो चैलेंज किया जाता है, फिर उन मनफी सोचों को मस्बत सोचों के साथ कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है डॉक्टर साहब, हम ये देखते हैं कि वो लोग जो डिप्रेशन में वॉक करते हैं उनका डिप्रेशन कम हो जाता है, ऐसा क्यों? एक तो आप डाइवर्जन टेक्निक, डिस्ट्रैक्शन यूज कर रहे हैं, आपको डिप्रेशन हो रहा है, आप वॉक कर रहे हैं, डिप्रेशन में एक मेनली आपकी इनएक्टिविटी आ जाती है, थकन है, कुछ करने को दिल नहीं कर रहा, तो जब आप वॉक कर रहे हैं तो आपकी वो बिहेवियरल एक्टिवेशन हो रही है, इस वजह से वो डिप्रेशन कम हो रहा है। सेकेंडली, अगर आप किसी कह लें ग्रीन एरिया पे, किसी पार्क वगैरह में है, तो नेचर के साथ भी आपका कनेक्शन डेवलप हो रहा है, वो भी स्ट्रेस आपका कम करता है। ठीक है डॉक्टर साहब, सोना या रोना दोनों में बेहतर क्या है? मेरा ख्याल है कि यही दो ऑप्शंस हैं तो रोना बेहतर है, आपका कैथारसिस हो जाता है। ठीक है आपके दिल में जो भी पेंट अप इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं, वो आप रो के निकाल रहे हैं। ठीक है सोने से क्या है, आप सो गए, सो के उठेंगे, अगेन वही चीजें, वही सोचें चल रही होंगी। ठीक है डॉक्टर साहब, जैसे कि हम ये देखते हैं कि नफ्सियाती जो बीमारियां होती हैं इनको लोग मिसलीड भी करते हैं, और इवन के इसको रूहानियत के साथ जोड़ के और डिफरेंट किस्म के ट्रीटमेंट भी अपनाए जाते हैं। आपके नज़दीक नफ्सियाती और रूहानी दोनों में अगर चूज़ करें तो इसका बेहतर ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? सबसे पहले वार्निंग साइंस को देखना जरूरी है। अगर नफ्सियाती अमराज हैं तो उसके कॉमन कुछ वार्निंग साइंस होते हैं हर नफ्सियाती बीमारी का। ठीक अगर वो साइंस आ रहे हैं तो नफ्सियाती इलाज ही उसके लिए ठीक पेशेंट के लिए रहेगा। अगर आप किसी और इलाज की तरफ जाएंगे तो वो फायदेमंद साबित नहीं होगा। ठीक हो गया डॉक्टर साहब, मोहब्बत या नफरत दोनों में बीइंग अगर हम साइकोलॉजिस्ट बात करें तो दोनों में आपकी पसंदीदा चीज़ क्या होगी? देखिए, जो नफरत का इमोशन है वो आपकी अपनी सेहत के लिए ठीक नहीं है, ठीक अल्टीमेटली वो आपको ही नुकसान पहुंचा रहा है। तो जो मोहब्बत है, इमोशन है मोहब्बत का, वो आप अगर मोहब्बत स्प्रेड कर रही हैं तो इन रिटर्न आपको लोगों से उतनी ही मकबूलियत मिलेगी, लोग उतना ही पसंद करेंगे, या आपके रास्ते में उतनी ही आसानियां आएंगी। ठीक हो गया डॉक्टर साहब, सोशलिज्म की आजकल बात होती है, लोग बड़ा अपने आप को सोशल रखते हैं, वायरल रखते हैं। सोशल और वायरल, फिर इसके साथ साइलेंट, तीनों में बेहतरीन ऑप्शन क्या होता है? देखिए, उसमें सोशल होना ठीक है, आपके लोगों से मिलजुल रहे हैं, आपकी सोशल कनेक्शन है, सोशल सपोर्ट बढ़ रही है, बट अगर आप उसको वायरल होने की तरफ लेके जा रहे हैं कि भाई मैं उतना वायरल हूँ, मेरी रील उतनी वायरल हो जाए, तो वो डिफरेंट टाइप का आपको स्ट्रेस के लिए एंजाइटी कॉज करेगी। और वो जो एकदम साइलेंट हो जाते हैं वो फिर इसी वजह से हो रहे हैं, जो आप मकबूलियत चाह रहे थे, जितना वायरल अपनी रील को करना चाह रहे थे वो नहीं हुई, तो अल्टीमेटली आपको स्ट्रेस हुआ, आप डिप्रेशन में चले गए। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, हम ये देखते हैं कि हमारे यहाँ जैसे ही कोई मौसम बदलता है, गर्मी सर्दी बारिश अंधेरी, इसके साथ डिप्रेशन के भी मूड चेंज होना शुरू हो जाते हैं। मौसम के साथ डिप्रेशन को बेहतर कैसे करें? देखिए, उसमें कुछ वार्निंग साइंस होती हैं, अगर आप पहले से उन वार्निंग साइंस को आइडेंटिफाई कर लें, मौसम बदल रहा है, जैसे रमजान आ रहा है, ठीक तो उसमें आप अपने वार्निंग साइंस को सामने रखें कि जी अगर ये सिम्टम्स आए तो मुझे फौरन कंसल्ट करना चाहिए, या मुझे फौरन मेडिसिन की तरफ जाना चाहिए, कंसल्ट करूं किसी साइकेट्रिस्ट को या क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट को। ठीक है डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने रोज़ों की बात की, माह रमज़ान की आमद है, फास्टिंग डिप्रेशन को कम कैसे करती है? देखिए, जो फास्टिंग है, आप कह लें कि मुख्तसर ड्यूरेशन वाली जो फास्टिंग है, या जिसको इंटरमिटेंट फास्टिंग भी बोलते हैं, वो आपके इंडोर्फिन्स रिलीज करती है। तो जो इंडोर्फिन्स हैं वो आपके कह लें खुशी के कीमियाई मादे हैं, इन सिंपल वर्ड्स अगर हम उसको कहें। तो आप जब वो फास्टिंग की तरफ जा रहे हैं उतनी वो ज़्यादा रिलीज हो रही हैं, जो आप में एक पुरसुकून होने की कैफियत या खुशी की कैफियत जोन सी है वो ला रहे हैं, इस वजह से वो आपके डिप्रेशन को रिड्यूस करती है। सेकेंडली, आप बिहेवियरल एक्टिवेशन भी तो हो रही है ना, आप माह रमज़ान है, आप रोज़ा रख रहे हैं, टाइमिंग्स को फॉलो कर रहे हैं, अपनी डाइट का भी उस हिसाब से ख्याल रख रहे हैं, तो वो जो इनएक्टिविटी आई हुई है वो भी रिड्यूस होगी। ठीक होगा। अच्छा डॉक्टर साहब, हम यहाँ पे ये भी देखते हैं कि डिप्रेशन में लोग या तो ज़्यादा खाते हैं या कम खाते हैं, इसकी वजूहात क्या है? डिप्रेशन में देखें, या तो भूख बिल्कुल नहीं लगती, या जौन सी है बहुत ज़्यादा आपको खाया पिया पता नहीं चल रहा होता कितना खा रहे हैं। होता ये है कि आप इतना उन मनफी सोचों में उलझे हुए हैं कि आपको पता ही नहीं चल रहा, यानी वो मनफी सोचों ने इतना आपको घेर लिया हुआ है, जिसकी वजह से आप अगर ज़्यादा खा रहे हैं तो आपको फील नहीं हो रहा, वो आप कह लें कि आपका जो एम्प्टीनेस है वो आपको स्टिल फील हो रही है और आप खाई जा रहे हैं। और अगर जिस तरह बिल्कुल दिल नहीं करता तो अगेन आप उन थॉट्स में इतना इंडल्ज हुए हैं कि आपकी भूख ही खत्म हो गई है।
डॉक्टर साहब अगर हम टाइप्स ऑफ डिप्रेशन की बात करें तो कितनी टाइप्स हो सकती हैं? देखिए उसमें अगर हम जिस तरह हम एज ए क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट DSM को फॉलो करते हैं तो उसमें मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर आता है, बट अगर उसका क्राइटेरिया मीट नहीं कर रहा, वो आप कह लें थोड़ा सेवेरिटी की तरफ है, ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे है, तो ठीक। उसमें आपका लेस वाली भी डिस्थेमिक डिसऑर्डर भी आ जाता है, जिसमें जो डिप्रेशन है आप यूजुअल एक्टिविटीज़, रूटीन की एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रही हैं, बट अगेन वो सैडनेस की फीलिंग, वो एम्प्टीनेस की फीलिंग मौजूद है, तो वही सेवेरिटी का आप कह लें कि डिफरेंस आ जाता है। ठीक है, यानी अगर कोई बंदा डिप्रेशन में है तो बीइंग जो माहिर होते हैं नफ्सियाती के अमराज के या साइकोलॉजिस्ट होते हैं, वो इसी चीज़ को देखते हैं कि इसका डिप्रेशन की टाइप या इसकी जो इस वक्त हाइप है वो क्या है, कितना हाई ग्रेड पे है। बेसिकली देखते हैं ड्यूरेशन और सिम्टम्स को देखते हैं, सिम्टम्स की इंटेंसिटी को देखते हैं, कितने इंटेंस हैं, ड्यूरेशन कितनी चल रही है, उसकी सेवेरिटी क्या है, देन उसके अकॉर्डिंगली आप फिर असेसमेंट के थ्रू जज करते हैं कि जी सिवियर डिप्रेशन है, माइल्ड है, मॉडरेट है, या डिप्रेशन डायग्नोज नहीं किया जा सकता बट डिप्रेसिव फीचर्स मौजूद हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, और रोज़ा जो है वो डिप्रेशन और एंजाइटी के मरीजों को कितना हेल्पफुल कर सकता है या कितनी उनकी सपोर्ट कर सकता है? अच्छा, अब जो रोज़ा है, मैंने जैसा पहले कहा एंडोर्फिन्स रिलीज करता है, बट अगर बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन का रोज़ा है, कुछ जगहों पे जो रोज़ा है उसकी ड्यूरेशन बहुत लंबी हो जाती है, तो वहाँ पे आपका कॉर्टिसोल, खासतौर पे जो डिप्रेशन के पेशेंट्स हैं वो वल्नरेबल है, कॉर्टिसोल वो ज़्यादा रिलीज़ करेगा, स्ट्रेस हार्मोन है उसकी वजह से बेचैनी भी होगी, थकन भी होगी, आपका जो सेरोटोनिन है वो कम रिलीज़ होगा जो आपका मूड को रेगुलेट करता है, तो डिप्रेशन के सिम्टम्स सवियर होंगे। इसी तरह अगर आप डिप्रेशन के पेशेंट्स हैं और मेडिसिन ले रहे हैं तो उसमें आपको अपनी मेडिसिन की टाइमिंग्स का ख्याल रखना है कि अगर आपकी कोई दोपहर वाली डोज भी है तो उसकी आप एडजस्टमेंट किस तरह करें। बट अगर अगेन हम देखें रमज़ान के महीने में, तो जो रोज़ा है वो आपका एक स्पिरिचुअल कनेक्शन डेवलप कर रहा है, आपको डिसिप्लिन सिखा रहा है, बर्दाश्त सिखा रहा है, सब्र सिखा रहा है, तो अगेन वो आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। ठीक है डॉक्टर साहब, मोटापा और डिप्रेशन इनका आपस में क्या लिंक है? बहुत ज़्यादा लिंक है। जो मोटापा है वो डिप्रेशन कॉज कर सकता है, डिप्रेशन की वजह से अगर आपकी ओवर ईटिंग चल रही है, आप बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, तो मोटापा भी हो सकता है, तो दोनों इंटरलिंक्ड हैं, दोनों एक दूसरे को कॉज कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम इनकी हार्मोनल बात करें तो मोटापा ज़्यादा इफेक्ट कर सकता है डिप्रेशन को और ज़्यादा हाइट ले जा सकता है, बिल्कुल ले जा सकता है। अगर आपको सपोज बायोलॉजिकली भी उसका आपका बॉडी का मैकेनिज्म देखें तब भी वो डिप्रेशन की तरफ लेके जाएगा, प्लस अगर सोशल सेटअप देखें, अगर आपको बॉडी शेमिंग की जाती है बहुत ज़्यादा, आपको ये एहसास दिलाया जाता है कि आप बहुत मोटे हैं, तो वो भी डिप्रेशन को एग्रीवेट करेगा। ठीक होगा। अच्छा डॉक्टर साहब, दूसरा अगर हम क्रोनिक डिजीज़ की बात करें तो क्रोनिक डिजीज़ का जो डिप्रेशन होता है इसको कम करने का आसान तरीका या फार्मूला क्या होता है? देखिए उसमें सिंपल, हम पेशेंट को जो भी आ रहा है क्रॉनिक डिजीज के साथ आ रहा है, अगर आप इमोशंस को रेगुलेट करना सिखा देते हैं वो उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं। थोड़ी उसको रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेज अगर सिखा सकते हैं, माइंडफुलनेस बेस्ड एक्सरसाइजेज सिखाते हैं, वो भी हेल्प करती हैं। ठीक हो गया। अच्छा उसके बाद डॉक्टर साहब, हमने जैसे वॉक की बात की, तो वॉक के साथ हम देखते हैं एक तो आप नेचर के करीब चले जाते हैं और दूसरा आपकी हार्मोनल चेंजिंग भी आती है। इसके साथ मैं ये जानना चाहूँगा कि अगर पानी का इंटेक डिप्रेशन का मरीज़ अगर ज़्यादा करता है, अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखता है, तो उससे कुछ फ़ायदा होता है, उसकी बॉडी के अंदर के डिप्रेशन को कम किया जा सकता है? पानी का इंटेक कर लें, डाइट का अगर ख्याल रखा जाए तो उससे फ़ायदा होता है, प्लस जब वो पानी पी रहा है, खाना खा रहा है, अपना एक टाइम को फॉलो कर रहा है, तो वो थोड़ा एक्टिविटी की तरफ है, वो नॉर्मल रूटीन में जल्दी पेशेंट ऐसा वापस आ जाता है। अगर वो बिल्कुल बिस्तर पे लेटा हुआ है, सारा दिन सोया रहता है, तो वो उतनी ज़्यादा इनएक्टिविटी उसमें आएगी। दूसरा डॉक्टर साहब, आपने नेगेटिविटी की बात की, हमारे मुआशरे में नेगेटिविटी को कम कैसे किया जा सकता है? देखें अगर हम उसकी शुरुआत घर से ही करें, जैसे हम खुद ही हर चीज़, वो जो होता है ना, किसी ने एक बात कह दी, ये बात क्यों कही, इसका मतलब ये होगा, हम फौरन हिडन मीनिंग की तरफ चले जाते हैं, अपेरेंट मीनिंग को नहीं बात के को देखते। अगर हम वो स्टार्ट कर दें, आहिस्ता आहिस्ता जौन सा आपकी सोसाइटी है उसमें नेगेटिविटी कम होती जाएगी। लोगों को जज ना करें कि उन्होंने ये कहा तो इसका ये मतलब था, ये क्यों कहा, जिसने जो कहा उसकी मर्जी, उसने कह दिया, आपका उस पर्सन पे कंट्रोल नहीं है, आप अपनी बात पे, अपने इमोशंस पे कंट्रोल रख सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, दूसरी हम ये बात करते हैं कि ओसीडी के जो मरीज होते हैं वो डिफरेंट किस्म की एक्टिंग कर रहे होते हैं और लोग ये समझ रहे होते हैं शायद ये पागल है, तो ओसीडी के सिम्टम्स क्या होते हैं, उसको डायग्नोज करने का तरीका क्या होता है?
ओसीडी के कुछ कॉमन सिम्टम्स हैं, जिस तरह कुछ रेपिटेटिव थॉट्स होती हैं, बार बार मनफी सोचें आती हैं, और कुछ कंपल्सिव एक्ट्स भी मौजूद होते हैं। ठीक है। यानी जैसे सोच आई है कि मेरे हाथ गंदे हैं, जर्म्स लगे हुए हैं, तो हैंड वॉशिंग बार बार की जाएगी। ठीक। तो ये कॉमन उसके सिम्टम्स आप कह सकते हैं। ओसीडी के साथ एंजाइटी भी हो सकती है, समटाइम्स डिप्रेशन भी ओवरलैप कर सकता है। ठीक है। और दूसरा डॉक्टर साहब एक टर्म होती है सीबीटी, ये कब कब की जाती है और ये थेरेपी है क्या? सीबीटी जैसे नाम कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी है, तो ये आपकी कॉग्निशन पे काम करती है, यानी आपकी सोचों पे काम करती है। खास तौर पे अगर मनफी सोचें हैं उस पे वर्किंग करती है। फिर इसमें कुछ एक्टिविटीज इस तरह की हैं जो कॉग्निटिवली यानी जहनी मशकें हैं, आप कह लें कुछ बिहेवियरल एक्सरसाइजेज भी इंक्लूड हैं, तो उसके थ्रू आप मनफी सोचों को चैलेंज करते हैं और उनको चेंज करते हैं। ठीक हो गया। जी नाजरीन, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। यहीं पे वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब हम आएंगे तो डॉक्टर उम्मेर बाब काज़मी हमारे साथ मौजूद होंगी। हम कोशिश करेंगे कि जितने भी और सवाल हैं उनको डिफरेंट एंगल्स के साथ डॉक्टर साहब के सामने रखें, ताकि उसका आसान फार्मूला और आसान हल निकाल के हम आप लोगों तक डिलीवर करने की भरपूर कोशिश करें। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं हेल्थ स्पेशल प्रोग्राम, और आज हम बात कर रहे हैं नफ्सियाती बीमारियां, मेंटल हेल्थ, और इसके साथ डिप्रेशन, एंजाइटी, लड़ाई झगड़े, फिर इनका आसान हल क्या होता है, मोहब्बत, नफरत, फिर इसके साथ हम देखते हैं गुड लिसनर, गुड स्पीकर, बोलने वाला ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है या सुनने वाला ज़्यादा होता है। इन सारे मौज़ूआत पर हम गुफ्तगू जारी रखे हुए हैं। जैसे कि हम देखते थे कि पुराने वक्तों में, आज से अगर 20 से 25 साल हम पीछे चले जाएं, तो आपको डिप्रेशन, एंजाइटी के केस कम मिलते थे। उसकी वजह क्या होती थी कि लोग आपस में बैठते थे, बात सुनते थे, फिर वो फिजिकल एक्टिविटी करते थे, इकट्ठे बैठ के खाते थे, जो भी उनके पास अवेलेबल होता था। वो लाजमी ये नहीं होता था कि अगर आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा है तो आप दावत कर सकते हैं। यहाँ पे तो मैं हमेशा अपने क्लिनिकल ट्रायल में लोगों को ये कहता हूँ कि आपके पास कुछ नहीं है, आप टी पार्टी करें, 2-4 बिस्कुट के पैकेट लें, 3-4 चाय बनाएं, अपने बहन भाइयों को बुलाएं, अपनी खुशी के एक एक लम्हे को एंजॉय करें, ताकि आप अपने आप को डिप्रेशन, एंजाइटी जैसी मूजी बीमारियों से, फिर नेगेटिव थॉट्स, फिर लोगों के बारे में आपने हसद करना, बुग़्ज़ रखना, अपने आप को खुद से ज़्यादा जो है ना वो तंग करना, आप किसी के बारे में बुरा सोचेंगे उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपकी अपनी लाइफ मुतासर होगी। छोटी छोटी खुशियों को एंजॉय करना सीखें, अपने बच्चों के साथ दोस्ताना माहौल रखें, उनके साथ गपशप लगे, अपने बहन भाई अच्छे हैं, बुरे हैं, नेगेटिव हैं, पॉजिटिव हैं, जो भी हैं तो आपके ही ना, उनको आप अपने साथ मिलाएं ताकि आपकी ज़िंदगी में आसानी पैदा हो। तो डॉक्टर साहबा को आज हमने बुलाया क्योंकि उनका जो एक्सपोजर है वो भी हमसे ज़्यादा है, एक्सपीरियंस भी ज़्यादा है, डेली बेसिस पे इस टॉपिक को ज़्यादा डील भी करती हैं। वो एक अपने टेक्निकल तरीके से और एक ऐसी टर्मिनोलॉजी के थ्रू आपको मैसेज कन्वर्ट कर रही हैं जो कि ज़्यादा पावरफुल मैसेज है, क्योंकि ये उनकी फील्ड है। अच्छा डॉक्टर साहबा, जैसे कि मैंने ये कुछ बातें की, रमज़ान जब आता है तो ये हमें भाईचारे का, मोहब्बत का दर्स भी देता है, लोगों को भूख का, प्यास का एहसास भी दिलाता है। क्या ये भूख और प्यास का एहसास हमें जो ओरिजिनल एहसास है उसमें कन्वर्ट कर सकता है? ओरिजिनल ऐसा देखें, जो भूख प्यास का एहसास है आप में, वो पेशेंस ला रहा है, आप में डिसिप्लिन ला रहा है, आपको थोड़ी सेल्फ अवेयरनेस भी दे रहा है। तो अल्टीमेटली क्या है, आपको एक वो डिसिप्लिन के फेज में लेके जा रहा है जिसमें आप बेहतर इंसान बन सकते हैं। थोड़ा सा आप नेकी की तरफ भी आप कह लें रुझान, जिस तरह रोज़े में हमें कहा जाता है, या हमने शुरू से ही बचपन से सीखा कि जी आपकी आंख का भी रोज़ा है, आपके कान का भी रोज़ा है, आपकी ज़ुबान का भी रोज़ा है, तो वो चीज़ें आपको हेल्प आउट करती हैं। मेरे पास तो क्लिनिक पे अक्सर कई पेशेंट आते हैं ना, मैं उनको कहूँ कि यार आपको ना डिप्रेशन है, वो कहता मैं किसी पीर के पास गया था, उसको मैंने कहा मैं डिप्रेशन में, उसने मुझे 4000 दाने की तस्वीर बता दी, वो कहता है कि नया डिप्रेशन शुरू हो गया। देखिए, उसमें डिप्रेशन में हम ये कहते हैं कि बिहेवियरल इनएक्टिवेशन है, यानी पर्सन बहुत थका रहता है, सोया रहता है, तो उसको हम 2 मिनट की एक्टिविटी से स्टार्ट करते हैं। ज़रूरी नहीं वो उसको हम कहते हैं पूरे दिन के तुमने घर का काम करना है, जागना है, तो स्टार्ट हम इनिशियल लेवल या बेसिक लेवल से हम करेंगे। ठीक हो गया। डॉक्टर साहब, बहुत ज़्यादा लोगों की आजकल हम देखते हैं, स्पेशल चाइल्ड बहुत है लोगों के घरों में, हर दूसरे तीसरे घर के अंदर एक या कोई ऐसा बच्चा ज़रूर है जो किसी ना किसी मौजूदगी का शिकार है। इन बच्चों के साथ ट्रीट कैसे किया जाए और इनकी लाइफ को बेहतर कैसे बनाया जाए? सबसे पहले उनकी असेसमेंट होना ज़रूरी है, उनका बेसिक लेवल ऑफ फंक्शनिंग क्या है वो जानना ज़रूरी है, क्योंकि जब आपको उनका बेसिक लेवल, इंटेलेक्चुअल लेवल कह लें या फंक्शनिंग लेवल कह लें, वो पता होगा, आप उनको उसके अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेंगे या उनकी मैनेजमेंट की जा सकती है। जैसे अगर फंक्शन लेवल अच्छा है तो उनकी सेल्फ हेल्प स्किल्स पे काम किया जाए,
खुद से वो खाना खाना सिखाया जाए। बट अगेन अगर फंक्शन लेवल इस तरह का है तो वो खाना खाना सिखाया जा सकता है। बट अगर आप कह लें कि आईडीडी बहुत सिवियर लेवल का है तो उसमें वो बच्चा खुद से खाना भी नहीं खा सकेगा। तो ऐसे में जो पेरेंटिंग है वो भी डिफिकल्ट हो जाती है, स्पेशली मदर्स के लिए, कि उनके लिए एक चैलेंज होता है बच्चों को डील करना, बच्चों के साथ उनको सिखाना, उनकी सेल्फ हेल्प स्किल्स पे काम करना। ठीक हो गया। डॉक्टर साहब, अब बच्चों का अगर हम बात करें तो बच्चों की काउंसलिंग ये क्यों ज़रूरी है और कब से करवानी चाहिए? मैं तो कहूँगी टीन एज से ही, बल्कि शायद उससे पहले से ही काउंसलिंग जो सी है ज़रूरी हो जाती है। बचपन में अगर आप बच्चे को इमोशंस को एक्सप्रेस करना सिखाएं, हमारे यहाँ यूजुअली होता है कि बच्चे को डांटा जाता है, वो गुस्से का इजहार कर रहा है, वो कुछ बोलना चाह रहा है, बेसिकली वो कम्युनिकेट करना चाह रहा है ना, वहीं पे उसको डरा दिया जाता है, डांट दिया जाता है। तो बच्चे ने लर्न कर लिया कि पेरेंट्स के साथ मैंने अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं करना, या अगर ये फला इमोशन है तो ये बड़ी गलत बात है अगर मैं उसका एक्सप्रेशन करूंगा। तो अगर आप एक्सप्रेशन उनको सिखाएं, प्लस छोटी छोटी प्रॉब्लम सॉल्विंग उनकी डे टू डे लाइफ की उनको सिखानी शुरू कर दें। अगर कोई प्रॉब्लम है उनको आप काउंसल करें, एजुकेट करें, तो वो हेल्पफुल रहेगा। ठीक होगा। डॉक्टर साहब, एक साइकोलॉजिस्ट या माहिर नफ्सियात, इसको कब जो है वो आपको ऐसी ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि आपको मैरिज काउंसलिंग, आपने शादी करनी है, तो क्या ऐसे जोड़े को भी इन माहिर नफ्सियात से मिलाना चाहिए ताकि वो उनकी साइकी को देख सके कि इनकी ज़िंदगी आसान है? आजकल काफ़ी ट्रेंड बढ़ चुका है ये मैरिटल प्री मैरिटल काउंसलिंग का। वो इसीलिए है कि दो लोग जो आपस में शादी कर रहे हैं, देखें उन्होंने कल को एक फैमिली को रन करना है, कल को उनके बच्चे होनी है, तो क्या वो कंपेटेबल हैं, क्या उनमें इतनी पेशेंस, उनमें ये स्टेमिना मौजूद है कि कल को वो आपस में इकट्ठे रह सकते हैं, एक दूसरे के लिए मसाइल, नफ्सियाती मसाइल नहीं क्रिएट करेंगे। या अगर उनके बच्चे होते हैं तो क्या वो कैपेबल हैं कि बच्चों को संभाल सकें, अगर खुद ही उनके कोई नफ्सियाती मसाइल चल रहे हैं। ऐसे में अगर बच्चे होते हैं तो जाहिर बात है बच्चों की नफ्सियाती जहनी सेहत पे असर पड़ेगा, बुरा असर पड़ेगा बल्कि। ठीक होगा। डॉक्टर साहब, मेंटल हेल्थ जो है वो मेल की हो या फीमेल की हो, इसका आपकी बॉडी में कितना अहम रोल होता है और इसको बेहतर बनाने का तरीका क्या होता है? मेंटल हेल्थ के काफ़ी असरात, आप कह लें मनफी असरात आपकी बॉडी पे आते हैं। फॉर एग्जांपल आपकी ये जो हाइपरटेंशन है, आपकी डायबिटीज़ है, वो लिंक करती है मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम से। तो अगर आप मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स की अवेयरनेस लोगों को दें कि जी ये मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स होती हैं, ये सिम्टम्स होती हैं, और उनको एक जो स्टिग्मा हमारे यहाँ बड़ा एसोसिएटेड है कि जी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स को छुपाया जाता है, माहिर नफ्सियात को नहीं दिखाया जाता, उसको हम ब्रेक करें कि जिस तरह जिस्मानी बीमारियों का इलाज ज़रूरी है, नफ्सियाती बीमारियों का भी इलाज मुमकिन है, इलाज ज़रूरी है। और आप जिस्मानी तौर पे जिस तरह सेहतमंद होना ज़रूरी है, उसी तरह नफ्सियाती तौर पे भी आपका सेहतमंद होना ज़रूरी है। ठीक होगा। डॉक्टर साहब, हमने डिप्रेशन की तो बात की, एंजाइटी जो है बेसिकली ये एक आम आदमी समझे तो कैसे समझे? एंजाइटी आप सिंपली कह लें फ्यूचर रिलेटेड होती है। आपको एप्रीहेंशंस होना, ये काम खराब हो जाएगा, अगर ऐसे हुआ तो ये हो जाएगा, आपकी हार्ट बीट तेज हो जाना, सांस का फूल जाना, ये एंजाइटी के सिम्टम्स हैं। जो डिप्रेशन है वो पास्ट रिलेटेड हुआ है, ये हुआ पीछे वाली चीजों से, ये हुआ, ये गलत हो गया, ये मेरे साथ ही क्यों हुआ। तो एंजाइटी फ्यूचर रिलेटेड है। आप कह लें एप्रीहेंशन फ्यूचर रिलेटेड है, कोई काम खराब हो जाएगा, दिल की धड़कन तेज होना, सांस फूलना, ये कॉमन उसके सिम्टम्स आ जाते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, हमारे माशरे में हसद बहुत पाया जाता है, हसद का खात्मा आपकी नज़र में कैसे है? देखिए हम अगर उसको रिलीजन वाइज देखें तो हसद, देखें जिसके जो नसीब में है उसको मिलना है। आपके हसद करने से उसका कम नहीं हो जाना, बल्कि मैं ये कहती हूँ अगर आप किसी से हसद करते हैं, अल्लाह पाक उसको उतनी तरक्की देना शुरू कर देते हैं। तो हसद करके आप अपनी ही सेहत भी खराब कर रहे हैं, वो चाहे जिस्मानी सेहत है चाहे वो नफ्सियाती सेहत है। डॉक्टर साहब, सदका और खैरात ये एंजाइटी और डिप्रेशन को कम करता है? देखें अगेन अगर रिलीजन वाइज देखें तो सदका और खैरात जौन सा है बलाओं को टालता है और आपकी ज़िंदगी को बढ़ाता है, नज़र से बचाता है, ये चीज़ है। अब अगेन अगर आप उसको साइकोलॉजिकली देखें तो आप जब किसी को सदका दे रहे हैं, खैरात दे रहे हैं, तो आप देख रहे हैं कि वो आपसे भी, अगर आप एक नफ्सियाती बीमारी का शिकार हैं, आप किसी मसले का शिकार हैं, तो वो पर्सन आपसे भी नीचे लेवल पे है, तो आप देख रहे हैं कि वो भी तो सरवाइव कर रहा है ना, तो आपको वो हिम्मत भी मिल रही है उस पर्सन को देख के कि जी वो इस हाल में भी अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा है, और मेरे पास सब कुछ मौजूद है, मैं फिर भी अल्लाह का शुक्र अदा नहीं कर रहा। तो वो चीज़ आपको हेल्प करती है। ठीक है डॉक्टर साहब, माहिर नफ्सियात होने के नाते, साइकोलॉजिस्ट होने के नाते,
कब आपको ये फील होता है कि इस पेशेंट को मेडिसिन की ज़रूरत है? जब सिम्टम्स बहुत ज़्यादा सिवियर लेवल के हों, आप कह लें, उस टाइम हम पेशेंट को रेफ़र करते हैं किसी साइकेट्रिस्ट के पास। सिवियर लेवल के, मिसाल के तौर पर डिप्रेशन के सिम्टम्स हैं और साथ इतनी सिवियरिटी है कि खुदकुशी का रुझान भी पाया जा रहा है, तो ऐसे में हम रेफ़र करते हैं साइकेट्रिस्ट के पास, या उसकी हॉस्पिटलाइजेशन ज़रूरी होती है कि अगर उसमें खुदकुशी का रुझान है तो उसको रोका जा सके। ठीक हो गया। डॉक्टर साहब, आजकल हम देखते हैं कि एडिक्शन नशे की है, चर्स की है, फ़ीम की है या अल्कोहल वगैरह की है। इस एडिक्शन से जब हम बच्चे को किसी को रिवर्स करते हैं तो उस वक़्त भी हमें माहिर नफ्सियात की ज़रूरत पड़ती है। तो इसको डील आप लोग कैसे करें? देखिए, उसमें आपकी क्रेविंग्स, यानी आपने वो एडिक्शन थी, आप उसको छुड़वा रहे हैं, तो आपके कुछ बॉडीली सिम्पटम्स आएँगे। आदत पड़ गई हुई है ना बॉडी को एक किस्म का, कोई केमिकल, कोई मटेरियल खाने की। तो वो जो सिम्पटम्स, वो क्रेविंग्स आ रही हैं, उसको रोकने के लिए आपको डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ सिखाई जाती हैं, प्लस आपकी मोटिवेशनल इंटरव्यूइंग भी की जाती है। ये चीज़ें आपको हेल्प करती हैं। डॉक्टर साहब, रिलेशन ब्रेकअप थेरेपी ये कैसे मुमकिन होती है? लोग किस तरह जो है इसको फ़ॉलो करते हैं? उसमें देखें, अगर आपका कोई ब्रेकअप हुआ है तो डिपेंड करता है आपकी जो क्लोजनेस थी वो किस लेवल की थी, आपका जो रिलेशनशिप था वो कितने अरसे तक वो रिलेशनशिप रहा। तो ज़ाहिर बात है, अगर आपकी क्लोजनेस थी, रिलेशनशिप बहुत लंबा था, तो उसके उतने एडवर्स साइड इफ़ेक्ट्स, आप सिंपल वर्ड्स में कहें, आएंगे। तो उसमें जो रिलेशनशिप काउंसलिंग है वो आपको हेल्प करती है, और आप कह लें कि अगेन आपको थोड़ी सी इमोशन रेगुलेशन सिखाई जाती है, आप कह लें कि थोड़ी प्रॉब्लम सॉल्विंग उसमें सिखाई जाती है, और इसके साथ कुछ रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस भी होती हैं। डॉक्टर साहब, स्क्रीन एडिक्शन का खात्मा कैसे मुमकिन है? स्क्रीन एडिक्शन यूजुअली घरों से शुरू हो रही है, जब छोटे बच्चे को मदर्स फ़ोन पकड़ा देती हैं, या आपका बच्चा है, आपने उसको गैजेट के तौर पर मोबाइल दे दिया। हमारी टीनेज में इसका काफ़ी ज़्यादा यूज़ है, या आप कह लें कि जो बच्चे हैं चाइल्डहुड में वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है। अगर आप टाइम सेट कर लें स्क्रीन का कि दिन के इतने मिनट, 1 घंटा, आधा घंटा, तो वो आपकी स्क्रीन एडिक्शन जौन सी है, या अगर ग्रेजुअली रिड्यूस करना शुरू कर दें कि आपके पास क्लाइंट आ रहा है जो 8-8 घंटे स्क्रीन यूज़ करता है, तो आप उसको ग्रेजुअली रिड्यूस की तरफ ले आए ना। 8 घंटे कर रहा है तो आप उसको 7:30 कर, यानी 7.5 घंटे करें, फिर आहिस्ता-आहिस्ता और कम कराते जाएँ। ठीक हो। डॉक्टर साहब, जितने भी स्कूल और एकेडमी या यूनिवर्सिटीज़ हैं, ये अगर बच्चों की माइंड ट्रेनिंग कराएँ तो कैसे कराएँ? अगर आप कोई कोर्सेज ऐड कर दें करिकुलम में, जो बेसिक आप कह लें कि प्रॉब्लम सॉल्विंग बेस्ड हो, डिसीजन मेकिंग बेस्ड हो, कुछ इमोशंस को रेगुलेट करने के कोर्सेज हों, तो वो बच्चों की माइंड ट्रेनिंग शुरू से ही हो जाएगी। वो लर्न कर लेंगे कि लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो उसका किस तरह से सोल्यूशन फाइंड आउट किया जाता है। ठीक हो गया। डॉक्टर साहब, टेक्निकल एजुकेशन और सिंपल एजुकेशन, इसमें बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट अगर आप चूज़ करें तो किसको करें? मैं उसमें कहूँ कि आप जो भी एजुकेशन ले रही हैं, अगर आपने वो स्किल सीख ली है तो वो आपको हेल्प करेगी, चाहे वो टेक्निकल एजुकेशन हो, चाहे वो आपकी बेसिक एजुकेशन है। अगर आपके पास वो स्किल्स लर्न कर लेते हैं तो वो हेल्प करेंगी। ठीक हो गया। डॉक्टर साहब, आज के दौर में हम ये देख रहे हैं कि सेल्फ फर्टिलिटी बहुत ज़्यादा है, यानी बांझपन की तादाद बढ़ती चली जा रही है, वो मेल में हो या फीमेल में हो। बांझपन का जो डिप्रेशन होता है, ये लोगों की ज़िंदगियों के खात्मे तक पहुंच जाता है। इसको अगर हम मैनेज करें तो कैसे करें? ज़्यादातर जो केसेस आते हैं इनफर्टिलिटी के साथ, वो ख़वातीन में डिप्रेशन की रेशो ज़्यादा है। एक आपको खुद वो एम्प्टीनेस की फीलिंग आ रही है, प्लस आपको सोसाइटी बार बार ये याद दिला रही है, आपको भूलने नहीं दे रही कि भाई आप में ही कुछ कमी है जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। तो अगेन उसमें कुछ आप कह लें कि एक्सरसाइजेज मूड रेगुलेशन की आ जाती हैं, कुछ फॉरगिवनेस ट्रेनिंग भी आ जाती है, क्योंकि जब आप किसी को माफ़ कर रहे हैं, किसी ने आपका दिल दुखाया हुआ है, आप उसको माफ़ कर रहे हैं, अल्टीमेटली आपको ही उसका फ़ायदा हो रहा है। तो वो चीज़ें सिखाई जाती हैं जो हेल्प करती हैं। ठीक हो गया। यानी आप ये समझती हैं कि अगर किसी को बेऔलादी के मसाइल हैं तो उसको माहिर नफ्सियात के पास भी जाना चाहिए, ताकि उसकी जो मेंटल कैपेसिटी है उसको भी बढ़ाया जा जी, सके। अगर इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है लेकिन साथ डिप्रेशन के, एंजाइटी के, कोई स्ट्रेस के सिम्टम्स आ रहे हैं, तो ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए। ठीक हो गया। डॉक्टर साहब, दूसरा हम ये देखते हैं कि जॉइंट फैमिली सिस्टम हमारे इस बड़े आज़म में बहुत है। जॉइंट फैमिली सिस्टम के फ़ायदे और नुकसानात आपकी नज़र में क्या है? देखें, अगर जॉइंट फैमिली सिस्टम में बाउंड्रीज हैं तो उसके बहुत से फ़वायद हैं। एक वो जो सोशल सपोर्ट वाली चीज़ आ जाती है वो आपकी मौजूद होती है, वो जो अक्सर हम सुनते हैं तन्हाई का एहसास, वो नहीं होता। दूसरी, एक दूसरे की हेल्प भी हो जाती है। तो अगेन बाउंड्रीज हैं, हर किसी को अपने रोल्स का पता है, मेरा ये रोल है, मेरी ये बाउंड्री है, तो वो आपको बहुत हेल्प करेगा। ठीक हो गया। डॉक्टर साहब, दूसरा ये कि छोटी-छोटी जो पार्टीज़ होती हैं या छोटी-छोटी जो इन्विटेशंस होती हैं,
क्या वो भी इंसान को खुशी देती हैं? बिल्कुल देते हैं। देखें, आप गैदरिंग हो रही है, आपका एक सोशल सर्कल बन रहा है, आपकी एक सोशल सपोर्ट मिल रही है आपको, आप मिलते हैं, बैठते हैं, हंसते हैं, गप्पे लगाते हैं, तो अगेन आपका एक टाइम अच्छा गुजर रहा है, एक अच्छी मेमोरीज भी आपकी डेवलप हो रही हैं। ठीक हो। डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने स्टिग्मा की बात की, हम ये देखते हैं कि कोई भी छोटी सी चीज़ ऐसी होती है कि लोग उसको अपने माइंड पे इतना हैवी कर लेते हैं कि वो फिर निकल ही नहीं पा रही होती। तो इसकी काउंसलिंग जब की जाती है, इस पे कितना टाइम लगता है? देखिए, डिपेंड करता है, जो आपके बिलीव्स होते हैं, किसी भी इंसान का कोई बिलीफ है, वो इतनी जल्दी उसको हम चेंज नहीं कर सकते। ठीक है। और जो आप कह लें कि जो आपका बिलीफ सिस्टम है, उस पे काम करना सबसे डिफिकल्ट होता है। वो आपका एक कह लें इतने अरसे से, इतने सालों से एक पक्का बिलीफ बन चुका हुआ है ना। तो स्टिग्मा अगर है, स्टिग्मा का ज्यादातर जो लोग आते हैं वो स्टिग्मा के विक्टिम्स ही आते हैं। ठीक तो है। अगेन, जिसका कॉन्फिडेंस कम हुआ होता है, उस पे उनकी वर्किंग की जाती है। ठीक है। दूसरा डॉक्टर साहब, टीचर्स और स्टूडेंट के जो रिलेशन को मजबूत कैसे बनाया जा सकता है? अगर टीचर खाली उस्ताद के तौर पे कि जी पढ़ाने का ही काम है, वो ना हो। टीचर स्टूडेंट की प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करे। अगर कोई क्लास में बच्चा खामोश बैठा हुआ है, कोई बच्चा क्लास में काफी दिनों से नहीं आ रहा, तो उससे पूछे। यानी अगर आप अपना रिलेशनशिप स्टूडेंट के साथ इस तरह का रखेंगे, तो स्टूडेंट आपको अपनी प्रॉब्लम शेयर करेंगे और बताएंगे आपको। और अगर आपने सिर्फ एक अपना इस तरह का पर्सोना रखा है कि स्टूडेंट्स आपसे डरते हैं, बात करते हुए डरते हैं, सवाल पूछते हुए डरते हैं, तो ऑब्वियसली वो एक किस्म का बैरियर होगा, वो आपके टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप में हिंड्रेंस क्रिएट करेगा। ठीक हो गया डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। आपकी मोहब्बतों का बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत मज़ा आया। मैंने कोशिश की कि कई ऐसे सवाल जनरेट भी करूं और लोगों के मसाइल जो हैं वो आपके सामने भी रखूं। हमारे पास आखिरी 1 मिनट है। डॉक्टर उम्मे अरबाब काज़मी का पब्लिक के नाम क्या पैगाम? मैं ये कहना चाहूंगी कि अपना बहुत सा ख्याल रखें। जिस तरह जिस्मानी सेहत ज़रूरी है, उसी तरह आपकी ज़हनी सेहत भी बहुत ज़रूरी है। शुक्रिया। नाजरीन, आपने देखा कि आज के इस प्रोग्राम के अंदर हमने कोशिश की हर वो छोटे छोटे सवालात जो आपकी फैमिली से रेलिवेंट हैं या आपके मुआशरे के साथ जुड़े हुए हैं या आपकी ज़रूरत है, कोई प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म के ऊपर इसकी बात नहीं होती, तो हमने कोशिश की कि हर वो सवाल उठाएं और डॉक्टर उम्मे रबाब काज़मी के सामने लाएं ताकि वो अपनी इल्म के मुताबिक, अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक उसका बेहतरीन हल जो है वो आप लोगों तक डिलीवर करें। अगर आपको हमारे इस प्रोग्राम से मुतल्लिका किसी भी तरह की कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, कोई आपकी क्यूरीज हों, कोई आपकी थ्योरीज हों, कोई आपके सवाल जवाब हों, कुछ आप हमें एडवाइस करना चाह रहे हो, आप कमेंट बॉक्स में आइए, नेगेटिव लिखें या पॉजिटिव लिखें, लेकिन ज़रूर लिखें। जब आप लिखते हैं, आप अपनी राय का इजहार करते हैं और हम आपकी राय का एहतराम करते हैं और हमारी रीच बढ़ती है, इस तरह कनेक्टिविटी बढ़ती जाती है और हमारा मैसेज जो है वो ज़्यादा लोगों तक पहुँचता है और हमें भी अपनी इसलाह का मौका मिलता है और आप लोगों को भी एक बेहतर जवाब की शक्ल में वो चीज़ें वापस हम रिटर्न कर पाते हैं। मुझे डॉक्टर उमेर बाब काज़मी और मेरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। हम दोबारा एक नए गेस्ट के साथ, एक नए सवाल जवाब के साथ दोबारा हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।